अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, दैट इज मैग्नेटिज्म। तो देखेंगे कि सॉलिड के अंदर जो मैग्नेटिज्म है क्या किस किस रूप में होता है, क्या उसके इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, उसकी किन चीजों के लिहाज से क्या थ्योरीज हैं उसकी, ये सारा इस चैप्टर में आने वाला है। तो आज तो पहले बेसिकली इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूटर थे वो देखेंगे, और बहुत अहम चीज जो पैरामीटर्स, जो चंद बेसिक कह लें कि फैक्टर्स जिनकी बुनियाद पे मैग्नेटिज्म डिस्कस होता है, वो आज हम उनको डिफाइन करेंगे। वो चीजें आपने पहले पढ़ी हुई हैं, मगर हम उनको एक आज आउट कह लें कि एक तरह से रिवाइज हो जाएंगी, और वो चीजें उन्हीं की बुनियाद पे मैग्नेटिज्म को डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है। तो हम जानते हैं कुछ मटेरियल होते हैं जिनमें स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम मैग्नेटिज्म कहते हैं, और मटेरियल्स को मैग्नेट कहते हैं। अगर हम बात करें कि किस किस का किरदार रहा मैग्नेटिज्म के हवाले से, इसकी थ्योरीज के हवाले से, इसकी डिस्कशन के हवाले से, तो ये काफी पुरानी बात है। तकरीबन 2500 साल पहले चाइनीज और ग्रीक के इल्म में ये बात आई। ग्रीक्स को पता चला कि लुडोस्टोन जो आपके पास पत्थर है, ये जो मैग्नेटाइट है, इनके अंदर खूबियां होती हैं कि ये लोहे की चीजों को अपनी जानिब खींचते हैं। फिर चाइनीज ने क्या किया कि इन्होंने सबसे पहले कंपास नीडल बनाई, और आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल कंसेप्ट यानी नॉर्थ, आपके पास नॉर्थ साउथ के लिहाज से उसने डिस्कशन की। ये एक ऐसी चीज बन गई जिसकी वजह से आने वाले बाद में हमने अपनी पूरी अर्थ को समुद्रों के रास्ते, इसके जरिए हमने एक तरह से डिस्कवरीज की, हमें अपने प्लेनेट को ढूंढा एक तरह से सारा। ठीक। फिर 1819 के अंदर ऑर्स्टेड ने पता चला कि करंट के गुजरने से भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। तो यानी उसके जो करीब पड़ी हुई नीडल को उसने डिफ्लेक्ट किया। तो इससे पता चला अब करंट अगर हम रिवर्स कर देते थे तो उससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाती थी। तो ये एक बहुत बड़ी एक कह लें कि अचीवमेंट थी, जिसने एक इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का बाहमी ताल्लुक एक तरह से बताया। बाद में आने वाले साइंटिस्ट जिसमें एम्पियर्स का बहुत अहम किरदार है, फिर गाजिस, फिर आपके पास फैराडे, इन सब ने एक्सपेरिमेंट्स के साथ बताया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का बाहमी ताल्लुक क्या है। एट द एंड जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने कहा कि भाई, अपनी मैक्सवेल इक्वेशंस में बताया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को इकट्ठा कर दिया मैक्सवेल इक्वेशंस के तहत। तो ये जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं ये बताती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, और ये जो ऑसिलेशन है इनसे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जनरेशन का कंसेप्ट आया। फिर 1905 के अंदर आइंस्टाइन ने आके बताया कि मैग्नेटिज्म बुनियादी तौर पे एक तरह से बाई प्रोडक्ट है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का। मतलब क्या कि भाई आपके पास ये एक दूसरे के साथ हमेशा लिंक्ड होंगे। आपके पास मैग्नेटिक फील्ड एक रिलेटिविस्टिक पार्ट है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये एक बहुत अहम बात थी, बहुत अहम डिस्कवरी थी। तो इस बुनियाद पे ये चंद अहम लोग थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को पहले डिस्कशन में किया। फिर उनको साथ जब इलेक्ट्रिक फील्ड का पता चल गया तो तब हमें पता चला ये कंसेप्ट, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ा मैग्नेट्स के साथ, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो पता चला चीजों का बिहेवियर, क्यों हर चीज मैग्नेट नहीं होती। कुछ चीजों के पास बहुत खूबी होती है मैग्नेट वाली, कुछ के पास नहीं होती। तो ये सारा कुछ हमें बेसिकली जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट समझते हुए समझा, तो तब हमें ये चीज समझे आती है। ठीक होगी बात। अब हम कुछ पैरामीटर्स की जानिब चलते हैं कि आपके पास जो पैरामीटर्स यहाँ पे होंगे उनमें मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर आएगा, फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी आएगी। ठीक होगी बात। अब ये आंचो क्या है ये सारा समझते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फील्ड्स जो किसी एरिया के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। इसे वेबर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके यूनिट यानी वेबर में होंगे। तो बी डॉट डी एस, डी एस यहाँ पे सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। वेक्टर अगर आप यानी वेक्टर डाल देंगे तो वेक्टर एरिया हो जाएगा। तो किसी भी क्लोज सरफेस पे आप जब मैग्नेटिक फ्लक्स देखना चाहते हैं तो इस टूल के साथ देखते हैं। इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो पोल होते हैं मैग्नेट के, वो कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। यानी साउथ होगा तो नॉर्थ भी लाजमी होगा आपके पास। ठीक होगी बात। तो अगर आप किसी क्लोज सरफेस में देखते हैं तो कुछ लाइनें उसके अंदर जा रही होंगी, जिनको हम यानी आप कहेंगे कि उतनी जितनी अंदर जा रही होंगी उतनी ही बाहर जा रही होंगी। तो आपके पास यानी जो नंबर ऑफ लाइन सरफेस में एंटर हो रही हैं वो इक्वल होंगी जो सरफेस को छोड़ के जा रही हैं। तो किसी भी क्लोज सरफेस के क्रॉस फ्लक्स आपका जीरो होगा।
ये B डॉट ds इक्वल टू 0 आ गया, ये आपका गाउस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म कहलाता है। ठीक हो गया, ये हमने मैक्सवेल इक्वेशंस के अंदर पढ़ी हुई है बात। अच्छा आगे चलते हैं। मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्या है कि जब आप किसी सॉलिड को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे वो मैग्नेटाइज हो जाता है। तो वो जो मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होगा उस सॉलिड के अंदर, उसे हम मैग्नेटाइजेशन वेक्टर कहेंगे। इसे हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी कहते हैं। अगर आप डिटेल में समझे तो ये कंसेप्ट क्या है, हम जानते हैं कि एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन अपना एक डाइपोल बनाते हैं, ठीक है, एटॉमिक डाइपोल, उनका कोई ना कोई डाइपोल मूवमेंट भी होता है। तो ये जो मैग्नेटिक डाइपोल होंगे ये मुख्तलिफ रैंडम मैनर्स में होंगे, यानी आप जितने एटम्स हैं जरूरी नहीं सब की डायरेक्शन एक ही हो, कोई किसी रुख पे होगा कोई किसी रुख पे होगा। तो जब आप ऐसे किसी एटम को, मटेरियल को किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो बैरूनी फील्ड इन डाइपोल्स पे फोर्स लगाती है, इनको अलाइन करने की कोशिश करती है। तो अगर नेट अलाइनमेंट आ जाए एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में, जो हम कहेंगे किसी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल में, तो वो चीज आपके पास फिर मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम हम जब डिस्कस करते हैं उसे मैग्नेटाइजेशन वेक्टर कहते हैं। तो वो जो डिग्री ऑफ अलाइनमेंट होती है डाइपोल की, वो एक्सटर्नल फील्ड की ताकत पे डिपेंड करती है, जितनी जोर आवर होगी उतना ज्यादा उनको अपने मुताबिक कर लेगी। तो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमन। जैसे हम मिसाल देखें कि आपके पास पोल की स्ट्रेंथ m है, सेपरेशन 2l है, क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, तो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, m इंटू 2l यानी डाइपोल मूवमेंट आ गया, मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया, a इंटू 2l वॉल्यूम आ गया, तो m बाई a यानी पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया का कंसेप्ट आपके पास आता है। अब अगली एक अहम चीज है फ्लक्स डेंसिटी, इसे मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं, जैसे मैंने नीचे लिख भी दिया। अब ये क्या है कि जब आप किसी मटेरियल को रखोगे एक्सटर्नल फील्ड के अंदर तो वो मैग्नेटाइज हो गया। अब उस मटेरियल के अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो दो तरह से हम देखते हैं। एक वो जो आपके पास अप्लाइड फील्ड होगी और एक वो मैग्नेटिक फील्ड जो अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स की वजह से आएगी। ठीक है, तो जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, डायोमैग्नेटिक है तो वो कम हो जाएगी। तो ये जो आपके पास मटेरियल के अंदर फील्ड का बढ़ना या जो कम होना है, ठीक है, ये डिपेंड करेगा, यानी कि आपके पास उसकी ये चीज हमें बताएगी उसकी फ्लक्स डेंसिटी, मटेरियल के अंदर की बात हो रही है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल है वो फ्लक्स डेंसिटी कहलाती है आपके पास। ओके होगी बात। मैग्नेटिक परमेबिलिटी, अब आपने फ्लक्स डेंसिटी की रेशियो लेनी है किसके साथ, एक्सटर्नल फील्ड के साथ, और एक्सटर्नल फील्ड को हम H से जाहिर कर देते हैं। तो इस मैग्नेटिक परमेबिलिटी हमें यह भी बताता है कि कितनी लाइनें जो है, कितनी फ्लक्स जो है वो पेनिट्रेट कर रहा है मटेरियल में से, ठीक है, जब हम उस पर एक्सटर्नल फील्ड लगा रहे हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी डिवाइडेड बाय मैग्नेटाइजेशन फील्ड, तो B ओवर H, ठीक होगी बात। तो इसके यूनिट आपके पास हेनरी पर मीटर आ जाते हैं। अगर हम इसमें जो इसकी ज्यादा अहम टर्म है वो रिलेटिव परमेबिलिटी है, म्यू आर से जाहिर करेंगे, म्यू आर बराबर आएगा म्यू ओवर म्यू नॉट के। तो आपके पास दो एक जैसी क्वांटिटीज की रेशियो है तो हम इसे डायमेंशनलेस क्वांटिटी मानते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, ये क्या अहम चीज है, तो हम इसमें क्या करते हैं, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, अब आपको पता है मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्या है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो उठाते हैं, यानी m बाई h। ये बुनियादी तौर पे हमें मटेरियल की प्रॉपर्टी यानी एटम की प्रॉपर्टी बताता है। इसको हम जाहिर करते हैं चाई से, इसके नीचे m फॉर मैग्नेटिक लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक के लिए भी होती है आपके पास ससेप्टेबिलिटी, उसके नीचे E इलेक्ट्रिक के लिए लिखा होता है, ठीक होगी बात। तो अब आप इसका फार्मूला क्या देखोगे, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर ओवर मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तो m बाई h। तो जैसे मैंने लिख दिया ये एक नंबर आएगा आपके पास, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। मगर अगर इसका इन डेप्थ मुतालिया करें, m और h आपके पास डिफरेंट डायरेक्शंस रख सकते हैं। तो हकीकतन ये जो ससेप्टेबिलिटी है ये टेंसर है, मगर जब हम एक आइसोट्रोपिक मीडियम में होते हैं तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, डायरेक्शन सेम हो जाएगी तो ये एक स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी फिर आपके पास, इसीलिए आपके पास मैंने लिखा एक नंबर आएगा, ठीक है। ऐसे यूनिट्स में हम कहेंगे दोनों के यूनिट्स क्या, एम्पेयर पर मीटर, तो आपको डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसलिए मैंने कहा यहाँ पे कि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। तो अक्सर ये सवाल पूछ लिया जाता है। अब अगर हमसे पूछा जाए मैग्नेटिक परमेबिलिटी और ससेप्टेबिलिटी का ताल्लुक क्या है, आपस का रिलेशन निकालें,
तो हम जानते हैं फ्लक्स डेंसिटी जो होगी म्यू नॉट म्यू आर एच से लिखा जा सकता है। हमने अभी अभी ये टूल बनाया, ये आप देख सकते हैं। तो म्यू निकाला जा सकता है म्यू आर म्यू नॉट से, तो ये वैल्यू यहाँ पे मैंने प्लेस करके ये फार्मूला लिख दिया, समझ आ गई। फिर हम जानते हैं बी एच और एम का ताल्लुक, तो बी बराबर आ जाएगा म्यू नॉट एच प्लस एम के तौर पे। दोनों के लेफ्ट साइड सेम है, फ्लक्स डेंसिटी है तो राइट साइड सेम होनी चाहिए। यहाँ से म्यू नॉट से कट जाएगा तो म्यू आर इसके बराबर आ जाएगा एच एच से कट के 1 प्लस एम बाई एच, और ये ससेप्टेबिलिटी होगी आपके पास, और ये लिखा जा सकता है। तो ये जितने पैरामीटर हैं ये बिल्कुल आपने पहले डाइलेक्ट्रिक पैरामीटर्स के मुताबिक, यानी ऐसी डेफिनेशन आपने वहां पे भी पढ़ी हुई हैं जब हम इलेक्ट्रिक के साथ डील कर रहे होते हैं। तो ये चंद एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे जो हमने देखे मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से। मैग्नेटिज्म के अंदर हम अब जब चीजों को डिस्कस करेंगे तो इन्हीं का जिक्र बार बार आएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।